5 राज्यों के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज मिजोरम, मणिपुर, बंगाल और बिहार का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री। मिजोरम में राजधानी एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम 4 दिवसीय प्रवास पर उत्तराखंड पहुंचे। स्कूली छात्र छात्राओं व एनसीसी कैडेट्स ने किया भव्य स्वागत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बिहार का दौरा। आज बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे जेपी नड्डा। वोट अधिकार यात्रा पर माहौल का लेंगे अपडेट। नेपाल में सामान्य हो रहे हालात, पटरी पर लौटने लगी जिंदगी। काठमांडू से कर्फ्यू हटाया गया। दिल्ली हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल मामले में दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। कर्नाटक में गणेश विसर्जन के दौरान ट्रक ने श्रद्धालुओं को कुचला। हादसे में 8 लोगों की मौत, 20 घायल। चश्मदीद बोले, ट्रक बेकाबू हुआ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधा आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं। नर्सरियां खोली हुई हैं, इनमें उन्हें वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। इस समय प्रदेश में 1489 खेल नर्सरियां हरियाणा प्रदेश में कार्यरत हैं। इनमें 37,225 खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रहे हैं। इन नर्सरियों में न हमारे 8 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष की आयु के खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार 1500 रुपये तथा 15 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष तक के खिलाड़ियों को 2000 रुपये प्रति माह देने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमारे प्रयासों का ही ये परिणाम है कि आज हरियाणा में को खेलों की नर्सरी कहा जाता है। मुझे अपने खिलाड़ियों पर, जो हरियाणा प्रदेश के हमारे खिलाड़ी हैं, मुझे उन पर गर्व है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम ऊंचा किया है। मुझे खुशी है, चाहे वो ओलंपिक खेल हो, एशियाई खेल हो या राष्ट्रमंडल खेल हो, हरियाणा के खिलाड़ियों ने हर मोर्चे पर तिरंगा ऊंचा फहराने का काम किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारे खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक 2024 में देश द्वारा जीते गए 6 पदकों में से 5 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। ये हमारे लिए बड़े खुशी की बात है। इनमें पहले टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा जीते गए 7 पदकों में से 4 पदक हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने हासिल किए हैं। यही नहीं, एशियाई खेलों में भी हमारा प्रदर्शन बड़ा ही सराहनीय रहा है। हम जानते हैं कि हागजो एशियाई खेल 2022 में राज्य के 82 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इनमें से 111 पदकों में से 28 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। मुझे मित्रों ये भी खुशी है कि राष्ट्रमंडल खेलों में भी हरियाणा के खिलाड़ियों का ये दबदबा रहा है। हम सब जानते हैं बर्गिमन जो राष्ट्रमंडल खेल 2022 के दौरान हरियाणा के खिलाड़ियों ने 20 पदक जीते। ये उपलब्धियां हमारी दूरदर्शी खेल नीतियों का ही परिणाम है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, मुझे खुशी है कि हमने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा उत्कृष्ट खेल सेवा नियम 2021 बनाए हैं। इसके तहत खेल विभाग में 550 नए पद बनाए गए हैं और इसके अलावा 224 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी भी देने का काम हमने किया है। खिलाड़ियों के लिए क्लास 1 से क्लास 3 के पदों की सीधी भर्ती आरक्षण का प्रावधान भी हमने किया है। मुझे खुशी है कि मैं आप सबको ये विश्वास है कि आप सभी इन टूर्नामेंट में न केवल उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे बल्कि खेल को खेल भावना का भी हम परिचय देंगे। मैं आप सभी से ये आग्रह भी करता हूं
कि आप एक टीम की तरह खेलें, एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे से सीखें। आपकी एकता ही आप सबकी सबसे बड़ी ताकत है। मैं आशा करता हूं कि आप यहां से हरियाणा के अतिथि सत्कार का सुखद अनुभव लेकर के आप वापस जाएंगे। मैं इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाले हमारे पूरे देश से आए हुए खिलाड़ियों को पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज जब मैं यहां पर इस खेल स्पोर्ट्स प्रमोशन ये सोसाइटी के हमारे पदाधिकारी आदरणीय ज्ञानचंद जी गुप्ता जी ने आज यहां आमंत्रित किया है, मैं आज अपने डिस्क्रिप्शनरी खाते से 11 लाख रुपया आज यहां पर दे करके जाता हूं और आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता। तो हरियाणा के सीएम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। योनेक्स सनराइज जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 ओपन। जोरदार ताली सज्जनों आप सबकी तरफ। और अब रुक कर रहते हैं खबरों की ओर। कानपुर में गुजानी पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने लोहे के पुल के पास छापेमारी कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से कोबरा, पाइथन और रेड स्नैक जैसे खतरनाक सांप बरामद हुए हैं। जांच में सामने आया कि लोग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की आड़ में नाट्य प्रस्तुतियों के दौरान बेजुबानों का इस्तेमाल कर रहे थे। टीम ने आरोपियों की बाइक और कार को भी सीज किया। पकड़े गए युवकों में मनोज गुप्ता, गौरव विश्वकर्मा, भरत वर्मा, शिवा, कैंडी शर्मा, अमन श्रीवास्तव शामिल हैं। तो वहीं विभाग के अधिकारियों ने सांपों का वीडियो बनाकर उन्हें सुरक्षित कर लिया है। अदालत के आदेश के बाद उन्हें प्राकृतिक आवास में छोड़ा जाएगा। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आशुतोष कुमार ने बताया कि इस तरह की गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई जारी है। थाना गुजैनी के अंतर्गत पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि प्रतिबंधित सांपों को ले जाकर व्यापार करने के दृष्टिकोण से उसका बिजनेस करने के लिए ले जा रहे थे। इस पर वन विभाग की ज्वाइंट टीम के साथ उन्होंने ऑपरेशन किया और तातिया टोपी नगर के पास से 6 लोगों को पकड़ा। इनके कब्जे से कुछ दुर्लभ किस्म के 5-6 सांप इनको मिले हैं और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत इनके ऊपर FIR लॉन्च करी गई है। वो हमारी पुलिस कस्टडी में है और भी पूछताछ करी गई है कि बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज इनके क्या है, कहाँ से लाते हैं, कहाँ किसको बेचते हैं, और इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। खबर है सूरजपुर से, जहां पर पुलिस ने चोरी की घटनाओं को लेकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने चावल और खाली बोरी चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। ये कार्रवाई दुकान संचालक मणि प्रताप की शिकायत पर की गई, जिसमें उन्होंने चोरी की घटना की जानकारी पुलिस को दी थी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ लिया। उनके कब्जे से चोरी का माल भी बरामद किया गया है। और अगली खबर सूरजपुर से, जहां पर पुलिस ने चोरी की घटनाओं को लेकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने चावल और खाली बोरी की वारदात को अंजाम दिया था। यह कार्रवाई दुकान संचालक मणि प्रताप की शिकायत पर की गई, जिसमें उन्होंने चोरी की घटना की जानकारी पुलिस को दी थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ लिया। उनके कब्जे से चोरी का माल भी बरामद किया गया है। सचिव पुलिस सिन्हा को हटाना है, पंचायत बचाना है, सचिव पुलिस सिन्हा को हटाना है। अगली खबर है महासमुंद से, जहां पर पिथौरा ब्लॉक के ग्राम किशनपुर पंचायत में ग्रामीण सचिव पुनीत राम सिन्हा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुनीत राम सिन्हा की अस्थायी पदस्थापना पिछले 6 वर्षों से चल रही है, लेकिन उनकी उपस्थिति नगण्य है और इसके कारण पंचायत की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है और शासन की योजनाओं का लाभ भी प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों ने कई बार कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
ये ग्राम पंचायत किशनपुर सचिव को हटाने के लिए हम लोग कई बार आवेदन दिए कलेक्टर, जिला पंचायत सीओ और जनपद पंचायत पिथौरा में, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। और मेरे को ये समझ में नहीं आता कि एक भ्रष्टाचार सचिव को वहीं अस्थायी रहने के बावजूद फिर आवेदन जाने के बाद स्थायी करना, ये बात समझ में नहीं आ रहा है। हमारे गांव को ये ऊपर लेवल में बैठे जो अधिकारी बैठे हुए हैं किशनपुर के हूँ। हमार मांगे हरे की सचिव को हटाना है, तो भी नहीं हो गया। वो अंदाजा 1-2 करोड़ हो गए। हम 60-70 जना है। सब महिला मन आए हो? हाँ, महिला मन चक्का जाम करबो भैया। ग्राम पंचायत किशनपुर का उप सरपंच हूँ और विगत 6 माह से अभी कार्यरत हूँ ग्राम पंचायत किशनपुर में। तो ग्राम पंचायत किशनपुर में बैठने के बाद मुझे जानकारी हुआ कि हमारे ग्राम पंचायत में मतलब करीब 2 करोड़ का घोटाला हुआ है। फर्जी मतलब पंचों से भी दस्तखत लिया जा रहा था और फर्जी आहरण मतलब लाखों रुपये, करोड़ों रुपये का हुआ है। और जिसके कारण से सभी ग्रामीणों को जानकारी दिया गया इसके बारे में, तो सभी ग्रामीण निराश हुए, हताश हुए। समस्त ग्रामीण जन जो है ग्राम पंचायत किशनपुर में पदस्थ पुनीत सिन्हा की कार्यशैली से नाराज होकर उन्होंने अनिश्चितकालीन धरना के संबंध में ज्ञापन दिया हुआ है। अगली खबर है रोहतक से, जहां पर जिला लोक संपर्क परिवेदना समिति की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। और आपको बता दें कि इस बैठक में 20 शिकायतों पर चर्चा हुई, जिसमें 11 शिकायतों का समाधान कर दिया गया, जबकि 9 को आगे की जांच के लिए पेंडिंग रखा गया है। बैठक में आम जनता की विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वो लोगों की समस्याओं को त्वरित और प्रभावी समाधान करें। प्रदेश में हाल ही में हुई बारिश से किसानों को हुए नुकसान को लेकर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों के लिए 60 से 70 हजार रुपए की मुआवजे की मांग की। तो वहीं इनेलो नेता ने मुख्यमंत्री नायब सैनी के समर्थन में बयान देते हुए कहा कि प्रदेश में उनकी सरकार चौथी बार भी बनेगी और जो लोग मुख्यमंत्री को नहीं मानते, उनके बयान उनकी सोच को दर्शाते हैं। बोलिए मैं आज अभी जो गवर्नेंस कमेटी की मीटिंग थी, इसमें 20 मत थे और जिसमें 11 का समाधान किया है, 9 पेंडिंग रखे हैं। मैं इसके लिए अधिकारीगण का और सभी मेंबर साहिबान का धन्यवाद करता हूं कि इनके सहयोग से रोहतक गवर्नेंस कमेटी की मीटिंग में मौके पर अच्छा समाधान अधिकारी करवाते हैं। तो इसके लिए भविष्य के लिए भी मैं और उम्मीद करूंगा कि जो लोगों की समस्याएं हैं उनका समाधान हो। इसके लिए विशेष तौर से आज मेरे सामने शहर के अंदर पीने के पानी की समस्याएं, सीवर की समस्याएं ज्यादा आई है। आज मैंने अधिकारियों की ड्यूटी लगाई तो अधिकारियों ने मुझे आज बताया है ऑन रिकॉर्ड कि जो रोहतक शहर के अंदर 40-50 साल से जो पुरानी पाइपलाइन थी उनके अप्रूवल मिली है, तो थोड़ा समय लगेगा। तो मैं पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर रणबीर गंगवा से बात करके बहुत जल्दी वो अप्रूवल धरातल पर आए, जिससे कि ये पाइपलाइन चेंज हो और लोगों को पीने के लिए शुद्ध पानी मिले। और आज एनएच के जो लोग आए थे उनको भी निर्देश दिए हैं कि जिन गांव में एनएच के सड़कों के अंदर पानी है या उनके जो नाले जो रुकावट हुई है उसको तुरंत और सफाई कराएं, जिससे कि क्योंकि बारिश आपको पता भी बारिश सबसे बार अधिक होने से समस्या तो थी।
अजनला के गांव सुधार में दिन दहाड़े एक डॉक्टर और कुछ उपद्रवी युवकों के बीच गोलीबारी का मामला सामने आया है, जहां युवकों ने पहले तो दवा मांगी और फिर अंधाधुंध गोलियां चला दी। इस दौरान डॉक्टर को 3 गोलियां लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें अमृतसर के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। गौरतलब है कि डॉक्टर को पिछले कुछ दिनों से फिरौती की धमकियां मिल रही थी और हमलावरों ने पहले भी डॉक्टर के अस्पताल के बाहर गोलियां चलाई थी। आज 2 युवक अस्पताल में घुसकर दवा मांगने लगे और फिर अंधाधुंध गोलियां चला दी और इस दौरान डॉक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसकी तस्वीरें भी कैमरे में कैद हो गई हैं। ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਭੋਗ ਵਾਲੇ ਘਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਨੇ 2-3 ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾਈ ਮੰਗਦੇ ਆ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਘਰ ਆ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਫਰੋਤੀ ਹੁੰਦੀ ਫਰੋਤੀ ਦੀ ਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੂ ਹੈ ਜੀ ਆਹੋ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਠੰਡ ਠੰਡੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 50 ਖਰੇ ਕਿੰਨਾ ਮੰਗਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਮੈਂ ਲੈਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ 2-3 ਜਣੇ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਸੀ ਮੁੜ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਅੰਦਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਵਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀ 3 ਜਣੇ ਸੀ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ 2 ਜਣੇ ਅੰਦਰ ਆਏ 2 ਜਣੇ ਅੰਦਰ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਗੋਲੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਜੇ ਇੱਕ ਪੇਟ 'ਚ ਲੱਗੀ ਜੇ। ਅੱਜ ਕਰੀਬ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਭੰਗੂ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਸੁਧਾਰ ਅੱਡੇ ਤੇ 2 ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਦਵਾਈ ਮੰਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਇਹ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇਹ ਹੁਣ ਖੰਗਾਲਾਂਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको डोईवाला से हम बताते हैं, जहां पर युद्ध स्तर पर जारी एयरपोर्ट विस्तारीकरण से प्रभावितों की सुध नहीं ले रहा प्रशासन। प्रभावित परिवारों में प्रशासनिक उदासीनता से आक्रोश। जद में आने वालों को मुआवजा दिलाने की उठाई मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर और अगली बड़ी जानकारी उत्तरकाशी से है, जहां पर उत्तरकाशी में प्राकृतिक आपदाओं के कारण चारधाम यात्रा प्रभावित हो रही है। यमुनोत्री और गंगोत्री की ओर जाने वाली सड़कें टूटने के कारण यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रशासन सड़कों को खोलने के लिए प्रयासरत है, लेकिन प्रकृति के विपत्ति के सामने सब बेबस नजर आ रहा है। यमुनोत्री हाईवे बंद होने के कारण पुलिस ने खराड़ी में बैरिकेडिंग कर यात्रियों को रोक दिया। कई जगह पर यात्री फंसे हुए हैं और गंगोत्री धाम की यात्रा करने से वंचित हैं। जिला अधिकारी भी पहुंचकर यात्रा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं और यात्रियों से भारी असंतोष यात्रियों में देखा जा रहा है। एक महिला यात्री ने पुलिस प्रशासन पर गाड़ी पास करवाने के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप भी लगाया है। अभी मैं यमुनोत्री धाम के जो है खरादी एक कस्बा पड़ता है, बिल्कुल यहाँ हूँ, देख रहा हूँ लंबी जो कतारें जो है गाड़ियों की लगी है और हमारे साथ काफ़ी हज़ारों की बात करें या सैकड़ों की बात करें, कहीं ना कहीं चार धाम के लिए जो है श्रद्धालु आ रखे हैं। इन लोगों का जो है ये कहना है कि आज जो है प्रशासन की तरफ से जो है ये बात या सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात कही गई थी कि 13 तारीख से जो है यमुनोत्री की यात्रा खोल दी जाएगी, लेकिन अभी हम लोगों ने ये देखा कि खरादी में कहीं ना कहीं हमारे साथ जो है यमुनोत्री जाने वाले श्रद्धालु रुके हैं। तो उन्हीं लोगों से मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आप लोग आखिर क्यों रुके हुए हैं। मेरे साथ बुजुर्ग हैं, उन्हीं से पूछना चाहूँगा। जी सर, आपका क्या नाम है?
क्या दिक्कत का सामना आपको करना हम तो 1 महीना हो गया है, 20 दिन से यात्रा से निकले हुए हैं और दूसरी बार रिटर्न बद्रीनाथ से यात्रा करने के लिए यमुनोत्री की बाकी रह गई थी, गंगोत्री यमुनोत्री की, तो वापस यात्रा रिटर्न यात्रा दूसरी बार करने के लिए भी प्रभु के दर्शन हो जाए। फिर भी गंगोत्री में यही पोजीशन है, यहाँ पे यही पोजीशन है। पुलिस वाले की भी पूरी परेशानी है। एक छोटा छोटा पुलिस वाला भी हाथ करके हम बाहर के गाड़ी गुजरात की है, पता नहीं चलता, हमारे को भाषा आती नहीं है, बार बार हमारी गाड़ी रोक लेते हैं और बार बार पैसे की इंक्वायरी भी ठीक है। आप बिल्कुल कहीं ना कहीं श्रद्धालु जो मेरे साथ हैं, इनका बुजुर्ग हैं, इनका साफ तौर पे कहीं ना कहीं जो है उत्तराखंड की पुलिस पर ये लोग भी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि ये देवभूमि है, लोगों की आस्था है। ऐसी मौसम में ये लोग भी 4 धाम के लिए निकले हैं, अपने जो इनका घर है वहाँ से भी ये लोग जो है बिल्कुल चले हुए हैं कि कहीं ना कहीं जो देवभूमि है उसको देखने के लिए ये लोग जो है अपने जीवन को जो है जान पे लगाकर ये लोग भी यमुनोत्री की यात्रा पे निकले हुए हैं। मेरे साथ युवा साथी भी हैं। मैं आप ही से जानना चाहूँगा कि आपका शुभ नाम और आप कहाँ से आए, क्या दिक्कत होगी? मेरा नाम शंकर पटेल है, मैं गुजरात अहमदाबाद से आया हूँ। इधर गंगोत्री में आने में रास्ता सब बंद है, लोग परेशान हो रहे हैं और गवर्नमेंट डेट देती है, 11 डेट को ओपन होगा, 13 तारीख को डेट होगी, तो लोग टारगेट करके इधर आते हैं। जहाँ पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट रुक देते हैं, तो लोगों को बजट में आते हैं, बजट भी कम पड़ता है, होटल का खर्चा ज़्यादा होता है, तो लोग परेशान हो जाते हैं इधर। तो गवर्नमेंट को पहले से डेट नहीं देना चाहिए, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि इतनी सारी पब्लिक है, पब्लिक कहाँ रुकेगी, तो उसका ध्यान से डेट दे, नहीं तो फिर परेशान होते लोग क्या करेंगे? यात्रा धाम आराम करने के लिए आनंद जाते हैं, तो फिर तो परेशानी की बात होगी इधर तो उल्टा। बिल्कुल कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु हैं, यमुनोत्री की बात करें या 4 धाम की बात करेंगे, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ की बात करें, तो कहीं ना कहीं लोगों को जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कि साफ तौर पर श्रद्धालुओं का ये कहना है कि जो कहीं ना कहीं प्रशासन जो है लापरवाह दिख रहा है। उत्तरकाशी के न्यूज़ इंडिया के लिए अनिल रावत। और इसी बीच प्रयागराज से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर प्रयागराज से आम खबर आपको बता दें। लहूलुहान छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रयागराज से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लड़की बनने को छात्र ने काटा प्राइवेट पार्ट। छात्र ने डॉक्टर से कहा, मुझे लड़की बना दो। मनोचिकित्सक कर रहे हैं घायल छात्र की जांच। बड़ी जानकारी आपको प्रयागराज से बता रहे हैं। पीड़ित छात्र की अब प्लास्टिक सर्जरी करनी होगी। लड़की बनने को काटा पार्ट। प्रयागराज से खबर। यूपीएससी की तैयारी कर रहा था पीड़ित छात्र। लहूलुहान छात्र को अस्पताल भर्ती कराया गया। और इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत के लिए हमारे संवाददाता मधुर तरबारी जुड़ चुके हैं। मधुर, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? मैं बता दूं कि जहाँ तक प्रयागराज की बात है, तो प्रयागराज में जो सिविल सर्विसेज का जो एक क्रेज है, यहाँ पे लोगों का एक हब है पूरा यहाँ पे, जहाँ पे पूरे इंडिया से देखा जाए तो लोग यहाँ पे सिविल सर्विस पे प्रिपरेशन करने के लिए आते हैं। उसी में से एक यूपीएससी की तैयारी करने के लिए एक छात्र यहाँ पे आया हुआ था और उसको यहाँ पे एक प्राइवेट रूम लेकर के यहाँ पे वो रह रहा था। लेकिन उसके दिमाग में जो है कहीं कोई कह सकते हैं, क्योंकि मनोचिकित्सक इस पे जो है थोड़ा रिसर्च भी कर रहे हैं कि ऐसी क्या जरूर उसको पड़ी। उसको लगा कि मैं लड़का नहीं, मुझे लड़की होना चाहिए, और उसको लेकर के जो है अभी उसने कल ही जो है अपने कमरा बंद करके और एक ब्लेड निकाला और उसके बाद जो है वहाँ पे जैसे कहते हैं कि एनेस्थीसिया लगा करके, और उसके लिए उसको एक डॉक्टर ने जो है एडवाइस भी किया गया कि तुम इस तरह से अपने जो सेक्स पे चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए एक एनेस्थीसिया ले लो, और उसको एक ब्लेड, उसने बताया कि सर्जरी ब्लेड होता है, उससे उसको पार्ट को कर दो, जो प्राइवेट पार्ट है उससे तुम्हारा जो जिस तरह तुम कन्वर्ट होना चाहते हो तो तुम हो जाओगे। तो उसने उस चीज को जो है अप्लाई किया। उसके बाद जो है काफी देर बाद जब वो एनेस्थीसिया का असर खत्म हुआ तो उसको पेन काफी ज्यादा होने लगा और काफी ब्लीडिंग होने लगी। तो वहां तरीके से एम्बुलेंस को बुलाया और तुरंत ही जो उनके लैंडलॉर्ड थे उन्होंने उनके फ्रेंड्स को, उनके रिलेटिव्स को तुरंत फोन किया और सब लोग वहां पे आए, उसको ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट किया। और जब वहां वो पहुंचा तो उसको इस बात का रियलाइजेशन हुआ, काफी उसकी वहां पे गंभीर हालात हो गई थी, लेकिन जब डॉक्टर्स ने उसको फर्स्ट एड दिया उसके बाद काफी हद तक उसको इम्प्रूव किया गया। तो उसको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हुआ कि उससे जो है बहुत बड़ी गलती हुई है। उस चीज को लेकर वो काफी जो है शर्मिंदा भी फील कर रहा था। फिर उसने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब मुझसे ये हो गई है और वापस मुझको जो है फिर से जो है मुझे कोई लड़की नहीं बनना, मुझे
उसी में मुझे वापस जो है किया जाए। तो डॉक्टर्स जो है अब एक साइकोलॉजिकल जो पूरी साइकोलॉजी जो डॉक्टर्स हैं साइकेट्रिस्ट वो पूरी एक टीम और उसके साथ साथ जो और डॉक्टर्स हैं जो सर्जन हैं वो पूरी टीम पे जो एक रिसर्च चल रही है उस स्टूडेंट के ऊपर कि वो किस तरीके से उसको जो वापस जो है उसकी रिकवरी कराई जाए और उसकी जो है प्लास्टिक सर्जरी करने की बात हो रही है। इसके साथ साथ जो साइकेट्रिस्ट हैं वो इसका जो मनोभाव है वो भी देखना चाहते हैं और उससे जब पूछताछ की गई तो उसमें ये निकलकर सामने आया, उसने कहा कि आज से कुछ साल पहले मैं एक जगह गया था तो वहां पे कई लड़कियों का ग्रुप था तो मुझे ऐसा फील हुआ कि एक लड़की ही हूँ, केवल जो मेरा फिजिकल है वो केवल बॉयज का है लेकिन एक्चुअली मैं जो हूँ वो नेचुरली मैं एक लड़की हूँ। तो वो चीज बहुत शुक्रिया मधुर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रयागराज से खबर आप बता रहे थे जहां पर नौजवान छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित छात्र की प्लास्टिक सर्जरी करनी होगी। और यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और इस बीच चंदौली से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम चंदौली से बताते हैं जहां पर सूर्य मंदिर के सामने बाइक में भीषण आग लग गई। चंदौली से यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। अचानक बाइक में धू-धू कर उठी लपटें, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सूचना पर फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बाइक जलकर खाक हो गई। अलीनगर थाना क्षेत्र के मानसरोवर तालाब के समीप का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। घटना का वीडियो हुआ वायरल। अलीनगर थाना क्षेत्र के मानसरोवर तालाब के पास का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अलीनगर थाना क्षेत्र के मानसरोवर तालाब के पास का पूरा मामला।
और अगली खबर आपको हमीरपुर से बताते हैं। बड़ी जानकारी हमीरपुर से सामने आ रही है। दो बाइकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हुई। हमीरपुर से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। हमीरपुर से अहम खबर। महिला अपने पति के साथ मायके से जा रही थी ससुराल। जोरदार भिड़ंत हुई है। गर्भवती महिला को कानपुर रेफर किया गया। महिला अपने पति के साथ मायके से जा रही थी ससुराल। जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हमीरपुर से खबर सामने आई। दो बाइकों के आमने सामने जोरदार भिड़ंत। पुलिस ने सभी घायलों को कराया जिला अस्पताल में भर्ती। और अगली खबर आपको हम मुरैना से बताते हैं। बड़ी जानकारी इस बीच मुरैना से सामने आ रही है। मुरैना पहुंचे केंद्रीय मंत्री सिंधिया। अहम जानकारी आपको हम बताते हैं। स्टेशन रोड पर पासपोर्ट सेवा केंद्र का शिलान्यास। सिंधिया के साथ कई बड़े नेता मौजूद।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम कुलश्रेष्ठ जुड़ चुके हैं। शुभम, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? केंद्रीय मंत्री सिंधिया मुरैना पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, बता दें आज मुरैना में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का दौरा है, जो कि करीब 12-15 पे ग्वालियर से निकलकर बाई रोड मुरैना आएंगे और जो कि 2 बजे मुरैना के पोस्ट ऑफिस में जाके पासपोर्ट ऑफिस के बाद शिलान्यास करेंगे। उसके बाद करीब 2:30 बजे टाउन हॉल पहुंचेंगे, वहाँ पर कन्या योजना और पासपोर्ट ऑफिस का जो सेवा केंद्र है उसका शिलान्यास करेंगे। जी, उनके साथ में क्या कहते हैं प्रभारी मंत्री करण सिंह वर्मा और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और कृषि मंत्री हरसिंह सिंह कंसाना साथ में कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। शुक्रिया शुभम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर मुरैना से स्टेशन रोड पर पासपोर्ट सेवा केंद्र को लेकर अहम खबर सामने आई है। मुरैना पहुंचे केंद्रीय मंत्री सिंधिया, पासपोर्ट सेवा केंद्र का शिलान्यास करेंगे। स्टेशन रोड पर पासपोर्ट सेवा केंद्र का करेंगे शिलान्यास। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दोपहर 2 बजे मुरैना में सिंधिया का आगमन होगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। मुरैना पहुंचे केंद्रीय मंत्री सिंधिया, स्टेशन रोड पर पासपोर्ट सेवा केंद्र का करेंगे शिलान्यास। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। स्टेशन रोड पर पासपोर्ट सेवा केंद्र का शिलान्यास।
अगली खबर है बाराबंकी से, जहां पर जैतपुर थाना क्षेत्र के गुजरन पुरवा मजरी बलछत निवासी पूर्व प्रमुख के प्रतिनिधि कोटेदार महादेव रावत का शव गांव के बाहर एक पेड़ से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। शव देखकर ग्रामीणों ने परिजनों को मामले की सूचना दी। शव की खबर मिलते ही मौके पर ग्रामीणों का खासा जमावड़ा लगा। पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल करने पर मृतक की जेब से सुसाइड नोट बरामद हुआ। मृतक के दामाद वमल कुमार ने बताया कि मृतक का किसी बात पर अपने पुत्र से विवाद हुआ था और बात पड़ने पर ही पॉश मशीन भी क्षतिग्रस्त कर दी गई थी। आप कौन लगते हो आप? मैं इनका दामाद लगता हूँ। ये घटना कैसे और कब हुई थी? ये घटना जैसे जानकारी मिल रही थी और इनके परिवार के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसमें 112 नंबर भी आई थी। उसके बाद में क्या मामला हुआ, ये हम लोगों को जब जानकारी हुई हमने फ़ोन किया। इन्होंने जानकारी कब हुई आपको? हमें जानकारी 8:30 बजे रात को हुई थी। लड़ाई के घर में लड़ाई झगड़ा हुआ है। हमने इनसे फ़ोन किया कि अगर कोई दिक्कत हो तो आएँ, आप घर में ताला मार दो, कहीं अगर मेरे वहाँ नहीं रहना चाहते हो तो बाराबंकी में कमरा ले लो, आराम से रहो, चला जो तुमको करेगा वो तुम्हारा खाएगा। इन्होंने कहा कि जो कुछ है सुबह आना, आप मशीन ले लेना और उसके बाद में भैया राशन वितरण करवा देना हमारा। तो हमने कहा ठीक है सुबह। इसमें लड़ाई हुई थी इनके लड़के से? हाँ भाई, जैसे जानकारी मिल रही। तो मशीन भी तोड़ दी थी लड़के ने? हाँ, राशन वितरण की मशीन भी तोड़ दी थी। हरदोई जनपद के मेडिकल कॉलेज में बीती रात एक युवक संजय राजपूत के द्वारा किए गए हंगामे के बाद आज सुबह नर्सिंग स्टाफ ने इमरजेंसी गेट के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। आरोप है कि संजय राजपूत नशे की हालत में मेडिकल कॉलेज पहुंचा, वहां मौजूद गार्ड व स्टाफ से अभद्रता की। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद भी युवक ने खुद को घायल कर लिया और पुलिस पर मारपीट व पैसे मांगने का आरोप लगाया है। विवाद की जड़ में बताया जा रहा है कि संजय की भाभी महिला अस्पताल में भर्ती थी और संजय को सूचना मिली थी कि वो गायब हो गई है। बाद में जब वो मिली तो संजय अपने भाई से फोन पर गाली गलौज करने लगा, जिससे विवाद शुरू हुआ। नर्सिंग स्टाफ का कहना है बीती रात एक तीमारदार द्वारा उनके एक कर्मचारी को भी मार दी गई थी और जमकर बवाल हुआ था। हमारा मरीज से कोई बात नहीं, मरीज तो अंदर भर था, मरीज अंदर एक्सपायर हुआ, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। अब उसने यहाँ पे अद्धा निकाला, हमको मारा और हमारे सीने पे भी मारा यहाँ पे, और बटने टूट गए, आई कार्ड टूट गया सर, और सर में चोट आई है सर, अभी तक दर्द भी हो रहा है सर जी, बहुत जोर, रात भर दर्द होता रहा है। खबर है रतलाम से, जहां पर लगातार बारिश से बर्बाद हुई फसलों का जायजा लेने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिले के सैलाना और पिपलौदा क्षेत्र का दौरा किया। सीएम ने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण के बाद सैलाना के करिया आदि गांवों में पहुंचकर पीड़ितों से संवाद स्थापित कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है। सीएम मोहन यादव ने किसान चौपाल में भरोसे के साथ कहा, सरकार पीड़ित अन्नदाताओं सहित लोगों के साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर मौजूद खड़ी है। करिया गांव में आया हूं और जहां मेरे साथ माननीय विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे जी, माननीय जिला अध्यक्ष जी, हमारे सारे नेताओं के साथ किसानों से भी बात की। करिया गांव, आबा गांव, जो भी गांव है, हमने कहा कि किसी भी स्थान पर अगर ये बात मुझे बताई गई कि सैलाना में 75% बारिश हुई है और बारिश होने के कारण से स्वाभाविक रूप से कई जगह फसल पानी के कारण से गल गई है। तो जहां फसल का नुकसान हुआ वहाँ सर्वे करा के प्राकृतिक आपदा के दृष्टि से उन सबको इनकी हमारे किसान भाइयों के लिए सरकार साथ खड़ी है और किसी हालत में अगर किसी का भी नुकसान हुआ तो सरकार उसको उस राहत की राशि देगी, मुआवजा देगी। मैंने कलेक्टर को बताया है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।